जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम 1789 टू 1870, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली तक। तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अभी रेगुलर वालों के पेपर में पूछे गए हैं और हो सकता है कि सोल के पेपर में भी डायरेक्टली सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, to what extent were the financial problems of the ancient regime responsible for the outbreak of the French Revolution? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के कई कारण थे, उसमें से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, लेकिन यहाँ पे अपने को स्पेसिफिक करके पूछा है फाइनेंशियल रीजंस क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड की स्टोरी समझा दे रहा हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो फ्रांस में 18वीं शताब्दी में बॉर्बन डायनेस्टी का रूल था। बॉर्बन डायनेस्टी वही बॉर्न बीटा, बॉर्बन, ठीक है। तो बॉर्बन डायनेस्टी का एक राजा था लुई 16 रूल करता था 1780s में फ्रांस को। ठीक है, और उसकी एक बीवी थी, उसका नाम था मैरी एंटोनिएट। ठीक है, तो वो लोग दोनों जब रूल करते थे तो अय्याशी में ही रहते थे, मतलब उनको पता ही नहीं था कि जनता में प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, उनको कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था। दोनों के दोनों अय्याश थे और पब्लिक भूख से मर रही थी। उस टाइम फ्रांस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत कम हुआ था, ट्रेड कॉमर्स बिल्कुल डाउन था उस टाइम, और जनता भूख से मर रही थी, पॉवर्टी और हंगर से। और ऊपर से फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी क्लास होते थे, अपर क्लास जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा लोग होते थे, उसके नीचे होते थे नोबल्स में पादरी वगैरह, चर्च वगैरह होता था, और उसके नीचे होता था थर्ड स्टेट। 3 क्लासेस होती थी, फर्स्ट क्लास में क्लर्जी, सेकंड क्लास में नोबिलिटी, थर्ड क्लास में पीजेंट, लेबरर, जो आम आदमी है वो लोग होते थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्लास जो है, ये लोग अमीर तो बहुत थे लेकिन टैक्स ये लोग बिल्कुल पे नहीं करते थे गवर्नमेंट को, और तीसरा क्लास ही सारा का सारा टैक्स भी पे करता था गवर्नमेंट को। 90% जनता तीसरे क्लास में थी और 10% जनता ऊपर के 2 क्लासेस में थी। ऊपर के 2 क्लासेस वाले सारे तरह का राइट्स और प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, और सारा का सारा टैक्स थर्ड स्टेट को भरना पड़ता था, थर्ड क्लास को भरना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में तो ये लोग पे कर ही रहे थे टैक्स, लेकिन अचानक उस टाइम पे क्या हुआ कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इतनी हो गई फ्रांस में कि मजबूरी में उन्होंने रिवॉल्यूशन, थर्ड स्टेट ने रिवॉल्यूशन किया, विद्रोह किया राजा के खिलाफ। और विद्रोह बास्तिल फोर्ट था, बास्तिल का किला था, जहाँ पे राजमहल का नाम था, जो महल का नाम था बास्तिल, बास्तिल का फोर्ट था। बास्तिल का फोर्ट को इन्होंने, पूरी जनता ने मिलकर कब्जा कर लिया और राजशाही को उखाड़ के लगभग लगभग फेंक दिया था फ्रांस से। तो ये है पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी करीब करीब। ठीक है, अब आपको आपका बैकग्राउंड तैयार है, मैं एक एक करके धीरे धीरे बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या थे स्पेसिफिक? पहला, डेब्ट फ्रॉम वॉर्स, 7 ईयर वॉर्स 1756 टू 1763, और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर 1775 टू 1783। ठीक है, तो आपने, अगर आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री हो तो आपने पढ़ा होगा 1756 टू 1763 7 ईयर वॉर्स के बारे में। एंग्लो कैरनेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर में कर्नाटिक के टाइम, कर्नाटिक वाले रीजन में जो हुआ था इंडिया में भी, ये वही वाला वॉर है जिसमें फ्रांस को जीत मिली थी ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, तो पहला वॉर ये हुआ, और दूसरा वॉर अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, और 1783 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ अमेरिकन ने वॉर शुरू की थी, क्योंकि जो अमेरिका का जो रीजन है वो ब्रिटिश की ही कॉलोनी थी। तो उस वॉर में फ्रांस ने अमेरिकन को सपोर्ट करा था,
ठीक है। तो उसमें भी जो रिसोर्स ये लोग का कम हुआ, एक तो गरीबी भूखमरी पहले से फ्रांस में है, ऊपर से ये लोग वॉर पे वॉर लड़े जा रहे हैं, राजा को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऊपर से टैक्सेशन सिस्टम मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेट को ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। थर्ड नंबर एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ मोनार्की, मैंने बताया वो दोनों अय्यास थे, लेविश स्पेंडिंग ऑफ लुइस 16 एंड मैरी एंटोनियत। ठीक है। फेल्ड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, दो मिनिस्टर थे उनके, वो लोग बताना भी चाह रहे थे राजा को कि सर जनता में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो उनको हटा दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, उनकी बात को सुना ही नहीं गया। उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने बताया कि उस टाइम जो फूड हार्वेस्ट थे, फूड प्राइसेस थे, वो बढ़ रहे थे, सामान के दाम महंगे हो रहे थे और राजा कुछ सुनने को तैयार नहीं था, महंगाई बढ़ी जा रही थी, पब्लिक में गुस्सा और मतलब राजा के प्रति घृणा बढ़ती जा रही थी। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम पर थी। तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होना ही था और रिवॉल्यूशन हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट पेपर में हूबहू टू कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स भी देख लो, इसको याद रखना और पेपर में छाप के आना है बिल्कुल इसी तरह से, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार डिड द रिफॉर्म्स ऑफ नेशनल असेंबली चेंज फ्रांस इन ईयर 1789 टू 1791। तो 1789 से 1791 में फ्रांस की जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुछ चेंजेस हुए। ठीक है। 1789 में रिवॉल्यूशन हो गया, किंग की पावर को बिल्कुल कम कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। आइए देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म हुआ एक एक करके। पहला पॉलिटिकल रिफॉर्म, एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो वो जो क्लर्जी क्लास था नोबल्स वाला, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो जो सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेजेस मिला हुआ था कि आपको टैक्स नहीं देना है, आपके पास ज़मीनें हैं, उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, उनको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे, वो सारा जो उनको प्रिविलेजेस था उसको एबोलिश कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी समानता, और फ्रैटर्निटी ब्रदरहुड भाईचारा। ये राइट्स मतलब पहली बार मानव सभ्यता के इतिहास में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे राइट्स आम जनता को मिले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, 1789 के टाइम। ठीक है। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोचिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, हमने अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन को, 1949 में बन के तैयार हुआ, और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में वो बन गया था, मतलब हमसे करीब 160 साल पहले। लिमिटेड मोनार्की विथ लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द असेंबली। अब मोनार्की का जो एब्सोलूट पावर था, मतलब राजा के पास जो असीमित शक्तियां थी, उसको कम करके उसको पावर को लिमिट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अब राजा को रूल करना है। ये थे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, और क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक है। अब इससे कुछ सोशल चेंजेस भी हुए। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, सेकुलराइजेशन ऑफ चर्च, और उसके अलावा अबोलिशन ऑफ कास्ट क्लास प्रिविलेजेस। तो जो चर्च को प्रिविलेजेस मिला हुआ था, नोबिलिटी और क्लर्जी को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिला हुआ था, उसको तो ख़त्म कर दिया गया और सबको समान अधिकार दिया गया। और दूसरा, जो चर्च जो था वो प्राइवेट एंटरप्राइज था, ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में था, उसको स्टेट एंटरप्राइज कर दिया गया, मतलब वो अब सीधा सीधा सरकार के हाथ में है। जो सरकार बनी है रिवॉल्यूशन के बाद, उसके हाथ में सीधा सीधा उसको नेशनलाइज कर दिया गया। समझ गए। आगे देखते हैं इकोनॉमिक चेंजेस। टैक्स जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास को भरना पड़ता था, थर्ड स्टेट को भरना पड़ता था, अब वो उसको रिफॉर्म कर दिया गया और स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन सिस्टम लेके आया गया। समझ गए। तो इसका रिफॉर्म क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, एनालिसिस करते हैं इसका। तो रिफॉर्म डिसमेंटल द एंशियंट रिजीम एस्टेब्लिशिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। तो एंशियंट रिजीम जो था मोनार्की का, उसको ख़त्म कर दिया गया और डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया गया पहली बार 1791 में फ्रांस में। समझ गए। उससे पहले यूएस में डेमोक्रेसी हो चुका था 1783 में, उसके बाद दूसरी बार फ्रांस में 1791 में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे राइट्स लोगों को मिले। समझ गए।
ये है एनालिसिस। अब देखते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट सोल्जर बट ग्रेटर स्टिल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्रिटिकली एग्जामिन द इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। 1791 तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई है। उसके बाद की स्टोरी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस में नेपोलियन जो था, फ्रांस का बेसिकली था नहीं, वो था कोर्सिका का। कोर्सिका एक आइलैंड है इटली के नीचे, तो कोर्सिका में नेपोलियन पैदा हुआ था। और उसका जो सपना था वो था मतलब फ्रांस का सबसे पावरफुल आदमी, मतलब सबसे पावरफुल इंसान बनना, समझ गए। तो उसके लिए उसने आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी में धीरे धीरे प्रोमोट हुआ। प्रोमोट होके वो आर्मी में टॉप मोस्ट पोस्ट तक पहुंचा। और टॉप मोस्ट पोस्ट तक पहुंचने के बाद उसने जो शीर्ष गवर्नमेंट में जो टॉप मोस्ट पोस्ट थी उनको हटा करके और अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया, समझ गए। और नेपोलियन इस तरह से राजा बना था फ्रांस का। और राजा बनने के बाद उसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे गवर्नमेंट में, उसी को डिस्कस करना है। उसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे पूरे यूरोप में, देखते हैं उसको। इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। लीगल रिफॉर्म क्या क्या किए थे? नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया था 1804 में, और जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम को नेपोलियन ने ही इंट्रोड्यूस करा था पहली बार उस टाइम। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या करें? सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। मतलब पहले जो राजा का बेटा राजा बनेगा वो वाला जो सिस्टम था उसको हटा करके प्योर मेरिटोक्रेसी पर एग्जामिनेशन के थ्रू ब्यूरोक्रेसी को उसने अरेंज करना शुरू करा, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या करें? टैक्सेशन सिस्टम को ठीक किया और बैंक ऑफ फ्रांस को इस्टेब्लिश किया 1800 में, समझ गए। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स क्या करें? कॉनकॉर्डेट विद द चर्च की जो पावर थी उसको कम करा। और एजुकेशन सिस्टम को उसने इन्हेंस करा, समझ गए। स्टेट रन स्कूल्स बनवाए। उसके अलावा सेकुलर एजुकेशन को प्रमोट किया, ट्रेड को प्रमोट किया, करप्शन को कम किया। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाई। तरह तरह के काम उसने किए, जिसके कारण उसके जो परिणाम हुए वो दूरगामी हुए। इसलिए तो क्वेश्चंस में देखिए हमसे पूछा गया है कि नेपोलियन वॉज अ ग्रेट सोल्जर बट स्टिल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब नेपोलियन सोल्जर तो ग्रेट था ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी ग्रेट था। तो उसके लिए हमको क्या देखना होगा? उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसने क्या क्या करा था, समझ गए। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसने क्या करा था? पहला लीगल रिफॉर्म, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म और चौथा सोशल रिफॉर्म। ये 4 पॉइंट्स लिख के इसमें अगर आप एक एक दो पॉइंट भी डाल देते हैं तो आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट वाज द ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर्ड इन यूरोप बाय द वियना सेटलमेंट इन 1815। अब आगे की स्टोरी फिर से देखते हैं। नेपोलियन राजा बन चुका था। तो नेपोलियन के राजा बनने के बाद नेपोलियन ने यूरोप में कई सारी वॉर्स लड़ी, समझ गए। नेपोलियन जो यूरोप में बाकी जो राजा थे, राजशाही तो यूरोप में थी ही, तो बाकी राजाओं के लिए खतरा बन गया था नेपोलियन। तो नेपोलियन को हटाने के लिए बाकी राजाओं ने एक अलायंस बनाया और नेपोलियन से वॉर के लिए तैयार हो गए। और जब नेपोलियन और उनके बीच में वॉर हुआ तो फाइनली 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया और नेपोलियन को सत्ता से बाहर कर दिया गया और फ्रांस में वापस से मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया। मतलब राजशाही को वापस से बिठा दिया गया ताकि राजा 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 सारे तरफ एक तरफ रहें और नेपोलियन और आम जनता जो है, तमाम जनता इन फिर से वापस से राजशाही के चुंगल में फंस जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप देखिए, एक बार अगर शेर को खून लग जाए तब तो फिर शिकार होना ही है। जनता को एक बार फ्रीडम का चस्का लग गया था, स्वतंत्रता का। तो अब कितना भी कोशिश कर लो उन लोग को वापस से राजशाही में वो करने का, कैद करने का। अब हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है। अब अगर यहाँ पे कोई सोचे कि हम यहाँ आके राजशाही का फिर से वापस से शुरू करें इंडिया में, तो पॉसिबल है? जनता को एक बार खून लग गया है, मतलब आज़ादी का जो वो है वो लग चुका है। तो अब इनको वापस से कैद करने की कोशिश करोगे तो ये तो भाई जाहिर सी बात है विद्रोह करेंगे। तो वही फ्रांस की जनता ने भी किया, रिवॉल्यूशन करा 1830 में और 1848 में। आगे इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन में है। लेकिन उसके पहले हमको क्या देखना है कि जो 1815 में जो सेटलमेंट हुआ था वियना वाला, वो क्या था, उसमें क्या क्या हुआ था, समझ गए। तो पहला पॉलिटिकल रिस्टोरेशन, मैंने आपको स्टोरी में ही सुना दिया कि मोनार्की को वापस से रिस्टोर कर दिया गया, बैलेंस ऑफ पावर को वापस से इस्टेब्लिश कर दिया गया और कांग्रेस का सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, समझ गए।
ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन सब मिल के फ्रांस के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि फ्रांस से और नेपोलियन से सबको खतरा था। समझ गए। सोशल एंड आइडियोलॉजिकल रिस्टोरेशन, सप्रेशन ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, डोमिनेंस। एक एक पॉइंट है, आपको इसको पढ़ना है और पेपर में हूबहू लिख के आना है। समझ गए। स्टोरी ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को पता है कि एक दिन में ये सारे पॉइंट्स याद होंगे नहीं, लेकिन स्टोरी अगर ध्यान में रहेगी तो आप लोग पेपर में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। Evaluate the 1848 revolution in the light of their immediate and long term consequences। मैंने जैसा कि आपको बताया, रिवोल्यूशन 1789 में हुआ, 1830 में हुआ, 1848 में हुआ। 1848 में क्यों रिवोल्यूशन हुआ, उसका रीजन देखते हैं। पॉलिटिकल फेलियर्स, most revolution were suppressed by the conservative forces, restoration of monarchies and traditional powers structures in many regions, constitutional developments, temporary successes in some areas, liberal constitution in Piedmont, Sardinia and प्रशिया। पिडमंट सार्डिनिया इटली का एक प्रांत है, जैसे हमारा एक प्रांत है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वैसे ही पिडमंट सार्डिनिया इटली का एक प्रांत है। प्रशिया एक कंट्री था उस टाइम। समझ गए। जो जर्मनी वाला रीजन था वो उस टाइम प्रशिया था, ऑस्ट्रिया वाला रीजन। समझ गए। तो शॉर्ट लिव्ड सेकेंड फ्रांस रिपब्लिक, फ्रेंच रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड आफ्टर लुई फिलिप एब्डिकेशन और नेशनलिज्म सेटबैक, फेलियर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन आफ्टर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कोलैप्स्ड और रिवोल्यूशंस इन इटली एंड हंगरी सप्रेस्ड बाय ऑस्ट्रिया। तो ये थे कुछ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी वजह से रिवोल्यूशन हुआ। पॉलिटिकल फेलियर्स, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और तीसरा नेशनलिज्म सेटबैक। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। जो चस्का जो था आज़ादी का, जो नेपोलियन की वजह से फ्रांस में फ्रांस की जनता को लगा था, उसने पूरे यूरोप में जंग लड़ के, पूरे यूरोप में वॉर लड़ के वो सेम चस्का पूरे यूरोप की जनता को लगा दिया नेपोलियन ने। इसलिए तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में कभी भी रिवॉल्यूशन से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। समझ जाइए आप लोग इसको। क्रांति से कोई बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन क्रांति वो तेज हथियार है जिससे कि किसी न किसी जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, काबिज, सत्ता पर काबिज लोग हैं, उनको उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण वाली आंदोलन हुआ था 1975 में इमरजेंसी के टाइम, जिससे इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया था। लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया सुपर पावर बन गया उसके बाद। समझ गए। तो क्रांति वो तेज हथियार है जिससे सत्ता को उखाड़ के फेंका जा सकता है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। लेकिन फ्रांस की क्रांति एक ऐसा अपवाद है हमारे पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में, जिससे पूरे विश्व में बहुत बड़ा बदलाव हुआ फ्रांस की क्रांति से। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि फ्रांस की क्रांति करीब करीब 50-100 साल तक चली। समझिए इसको। 1789 में जो क्रांति शुरू हुई फ्रांस में, वो करीब करीब 1870 के दशक तक गई। 1870 के दशक तक कैसे गई इसको देखते हैं। पहला रिवॉल्यूशन हुआ जनता का 1789 में फ्रांस में, फिर रिवॉल्यूशन हुआ 1830 में, फिर रिवॉल्यूशन हुआ पूरे यूरोप में 1848 में। तो हमें यूरोप में 1848 में से रिवॉल्यूशन की बात करनी है। जनता के पास जो फ्रीडम का, लिबर्टी का, फैटर्निटी का जो विचार है जनता के पास पहुंच रहा था। कैसे पहुंच रहा था? गुटेनबर्ग ने प्रेस का इन्वेंशन कर दिया था। तो प्रेस के माध्यम से जो किताबें छप रही थी, न्यूज़पेपर छप रहे थे, उनसे जो बड़े बड़े फिलोसोफर और थिंकर्स थे, वोल्टेयर, रूसो और कांट, बेंथम, ऐसे जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, इनकी जो लिखी हुई बातें थी वो जनता में, आम जनता में पहुंच रही थी। तो तमाम देशों की जनता जो कि पहले राजशाही में थी, वो अब राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। समझ गए। तो यहाँ भी 1848 में पूरे यूरोप में जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसका कारण यही था कि जनता अब राजशाही में नहीं जीना चाहती थी। जनता को अब चाहिए था डेमोक्रेसी। समझ गए। लोकतंत्र। और लोकतंत्र के लिए जनता कुछ भी करने को तैयार थी पूरे यूरोप में। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैली। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज हुए और कंजर्वेटिज्म मतलब राजशाही कमज़ोर हुई और जो मोनार्की थी उसको बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया पूरे यूरोप में। समझ गए। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे जो ख़त्म हो गया था, उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस ने वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। फेल टू अचीव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट गोल्स।
रिवॉल्यूशन से जैसा कि मैंने आपको बताया कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन हो रहा था, मतलब आप सोचिए कि 1789 में जो पूरी राजशाही थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उससे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे और जनता को, आम जनता को अधिकार मिल रहे थे। समझ गए? 1848 की जो रिवॉल्यूशन की क्रांति थी यूरोप में, मतलब जो 1848 का जो रिवॉल्यूशन था, उससे जो उसके जो इम्पैक्ट थे, उसके जो परिणाम थे, वो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है। आप इसको देख सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं, और फिर से मैं बोलूँगा कि पेपर में आपको लिख के आना है अगर सेम क्वेश्चन आए तो। डिस्कस द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई नई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में पहली लगनी शुरू हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में लगनी शुरू हुई। कारण क्या था उसका? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मर्केंटलिज्म अगर आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, तो आपको यह ध्यान में होगा कि अंग्रेज पूरी दुनिया में कारोबार करते थे अपने शिप्स के थ्रू। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स वो पूरी दुनिया से लेकर के आते थे। उसके अलावा अंग्रेजों का उस टाइम का जो प्रोडक्शन था खेती बाड़ी का प्रोडक्शन बढ़िया हुआ था। खेती बाड़ी उस साल अच्छी हुई थी। तो जब खेती अच्छी होती है तो खाने का जो टेंशन होता है आपकी पूरी जनता को क्या खिलाएंगे पूरे साल, वो ख़त्म हो जाता है, पहला। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ा था ब्रिटेन का उस टाइम सुविधाओं की वजह से। तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? लेबर मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा हुआ। दूसरा, पॉपुलेशन राइज हुआ तो लेबर मिले। तीसरा, उनके पास रॉ मटेरियल्स वो दूसरे जो अपनी कॉलोनीज थे वहाँ से कारोबार करके लेके आते थे। और चौथा, उस टाइम पे कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, जैसे स्पिनिंग जेनी बना, और क्या नाम है, मिल्स बने, ट्रेन्स बने, जेम्स वॉट ने इंजन बनाया। तो इस तरह के जो इन्वेंशन हुए, इससे जो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका जो औद्योगिक क्रांति है, उसका बेस तैयार हुआ। समझ गए? तो वो जो ब्रिटेन से शुरू हुआ वो यूरोप में कैसे फैला, उसको हमको देखना है यहाँ पे। समझ गए? तो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन एज अ मॉडल, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप में, फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर बेल्जियम में हुआ, फिर जर्मनी में हुआ, फिर सदर्न यूरोप में हुआ, और फिर ईस्टर्न यूरोप में हुआ। ईस्टर्न यूरोप में लेट हुआ क्योंकि उधर रशिया वाला रीजन था, बेलारूस वाला, उधर उसका जो मेन कारण है कि वहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी है उसको समाप्त होने में काफ़ी टाइम लग गया था। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तब जाकर अरिस्टोक्रेसी समाप्त हुई थी। समझ गए? मतलब राजशाही वहाँ पे 1917 तक चली थी, मोनार्की। और यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, जहाँ ब्रिटेन फ्रांस वाला एरिया है, वहाँ पे पहले ही डेमोक्रेसी आ चुकी थी, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ। समझ गए? यहाँ पे मैंने सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। पहला, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज बनना शुरू हो गए थे, पोर्ट्स तो पहले से थे। आउटकम क्या था? इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज़ अक्रॉस यूरोप। अब जैसे इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी तो जो इंडस्ट्री के ओनर होते हैं वो तो दबा के प्रॉफिट कमाएंगे, और जो वर्कर हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी। समझ गए? उन दोनों के बीच में आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ेगी। एक के पास 1000 रुपये होंगे तो दूसरे के पास सिर्फ 10 रुपये होंगे, ये वाला डिफरेंस हो जाएगा। जो ओनर होगा इंडस्ट्री का, उसके पास 1000 रुपये होंगे, और जो वर्कर होंगे उसके पास 10-10 रुपये भी होंगे। तो यहीं से भाई देख लो, यहीं से मार्क्सिज्म का बेस तैयार होता है। तब कार्ल मार्क्स आएंगे, कहेंगे कि तुम लोग जितने मजदूर हो, तुम लोग हथियार उठाओ, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पैसा कमा रहा है, उसका पैसा छीनो और आपस में बांटो। इस तरह का जो क्लास स्ट्रगल वाला जो राइटिंग्स है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का, वो यहीं से शुरू होता है। समझ गए? इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही देन है वो। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा वहीं से फिर बननी शुरू हुई, आगे बढ़ी, पूरी दुनिया में फैली, और उसका दूरगामी परिणाम तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ। डिस्कस द वेरियस स्टैंड्स ऑफ सोशलिज्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सोशलिज्म को डिस्कस करना है। सोशलिज्म मैंने अभी आपको बताया कार्ल मार्क्स वाला,
वही है, सेम है। समझ गए सोशलिज्म का आइडिया कैसे फैला? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ रही थी। इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ने की वजह से जो अमीर हैं और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। तो मार्क्स और एंगल्स ने लिखना शुरू किया। उनकी लिखावट ये थी कि गरीबों को मिलकर अमीरों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। वो जो मार्क्स की जो लिखावट थी वो प्रिंटिंग के माध्यम से पूरे यूरोप में आम जनता तक फैली। जनता ने उसको पढ़ा और उनके विचार से प्रभावित हुए। प्रभावित होकर उन्होंने अपने अपने मालिकों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। समझ गए? ये स्टोरी है, तो इसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया है। स्टोरी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट्स तो आप लोग को याद होने से रहे, मेरे को पता है। इसलिए स्टोरी ध्यान में रखिए और पेपर में हूबहू छाप के आइए। समझ गए? इसको आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। यूटोपियन सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, क्रिश्चियन सोशलिज्म, एनार्किस्ट सोशलिज्म, हर तरह का सोशलिज्म है, डिस्कस किया हुआ है, उसके की फिगर्स और कोर आइडियाज। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। Discuss the various stages of German unification in the period of 1815 to 1871 with special references to Wolverine and war and diplomacy। तो जर्मन यूनिफिकेशन का भी कहानी सुन लो भाई। जर्मनी जैसा कुछ था नहीं उस टाइम। समझ गए? जर्मनी 1815 से 1871 में जो पहले 1815 में क्या हुआ, वियना की ट्रीटी, वियना की संधि अभी हमने ऊपर देखा। 1830 में रिवोल्यूशन हुआ, 1848 में रिवोल्यूशन हुआ और 1871 में जर्मनी तैयार हो गया बन के। तो जर्मनी के बनने से पहले जो एरिया था जर्मनी, जो अभी करंट में जो वर्ल्ड मैप पे दिखता है आप लोग को, वो जो एरिया था वहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे। उन सबको एक करने का काम किसने किया? बिस्मार्क ने। जैसे सरदार पटेल ने भारत में 563 रियासतों को एक करके और एक अखंड मतलब एक भारत का निर्माण किया, जो अभी हमारा करंट में भारत है उसका निर्माण किया, ठीक उसी तरह बिस्मार्क ने जर्मनी में जो छोटे छोटे प्रदेश थे उनको एक करके और एक जर्मन स्टेट बनाया था 1871 में। उसका क्या स्टेज था, कैसे बना था, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है मैंने। ज़ोल्वरीन क्या है? ज़ोल्वरीन इकोनॉमिक यूनियन लेड बाय प्रशिया एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रिया, प्रोमोटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड नेशनलिज्म और इन्हांस्ड प्रशियाज लीडरशिप अमंग द जर्मन स्टेट्स। समझ गए? इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से और पढ़ सकते हैं। स्टोरी मैंने आपको बता दी कि कैसे बिस्मार्क ने वॉर एंड डिप्लोमेसी के थ्रू पूरे जर्मनी को एक किया था। बिस्मार्क का बेसिकली पॉलिसी था, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में समझिए तो एप्पल और स्टिक वाला पॉलिसी था। एक हाथ में सेब टोकरी में और एक हाथ में डंडा। मतलब जो राजा सेब से मान जाए, खिला के मान जाए, खिला पिला के, वो ठीक है, और जो नहीं माने तो फिर डंडा काम आएगा। समझ गए? इस तरह से उसने पूरे के पूरे स्टेट्स को एक करा। उसके लिए उसने कुछ वॉर्स भी लड़ी थी। पहला डेनिश वॉर 1864, फिर ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर 1866, फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 to 71 और उसके बाद पूरी जर्मनी को यूनिफाई करा था। फ्रांस को भी इसने हरा दिया था। पढ़ सकते हैं आप लोग इसको यहाँ से। इटली वॉज यूनिफाइड बाई वॉर्स, ट्रीटीज, फॉरेन हेल्प, नेशनल आइडियाज एंड गुड फॉर्च्यून। कमेंट। तो जर्मनी जैसे 1871 में बना, वैसे ही इटली भी 1871 में ही बना था, 1870 में। समझ गए? तो इटली के बनने की कहानी क्या है? मजीनी, गैरिबाल्डी जैसे लोग जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे हमारे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे लोग थे, ठीक उसी तरह इटली में गैरिबाल्डी, मजीनी जैसे लोग काम कर रहे थे पूरे इटालियन जनता को एक करने के लिए। इटली भी छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था, तो उसको एक करने के लिए ये बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसफर्स ने अपनी इनकी लिखावटें पूरे आम जनता तक पहुंचनी शुरू हुई। जनता में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और जनता ने मिलके लड़ाई लड़ी, विद्रोह किया। उसके लिए सबसे बड़ा जो इनका जो एक वो था, क्या नाम है, एक छोटा सा इनका स्टेट था, उसका मैं नाम अभी ध्यान में, हाँ, पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट ने कोशिश करा, और सार्डिनिया पिडमोंट ने ही अब जो बाकी सारे स्टेट्स थे उनको अपने अंदर मर्ज किया और एक इटली बनाया। समझ गए? वन नेशन, सभी छोटे छोटे स्टेट्स को अपने अंदर मर्ज करके। उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, फिर सेकंड वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, फिर एक्सपेडिशन ऑफ 1000 गैरिबाल्डी के द्वारा,
फिर थर्ड वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, फिर फ्रैंको प्रशियन वॉर, फिर ट्रीटी एंड डिप्लोमेसी, फॉरेन हेल्प। फ्रांस ने पहले हेल्प करा था, फ्रांस ने पहले हेल्प करा था, लेकिन फिर फ्रांस ने जब देखा कि इटली अब हमारे हाथ से निकल रहा है, तो फ्रांस दोबारा अटैक करने गया इटली के ऊपर, ठीक है। तो इटली ने जर्मनी की हेल्प ले ली, बिस्मार्क की, और फिर उसके बाद दोनों ने मिल के फ्रांस को हरा दिया 1870 के वॉर में, समझ गए। ये है स्टोरी। और दोनों एक नए राष्ट्र के तौर पर उभरे, एक इटली एक जर्मनी, दो राष्ट्र बने 1870-1871 के दौर में, समझ गए। इस स्टोरी को याद रखना है और आगे देख लीजिए कौन कौन से लीडर्स थे। गैरिबाल्डी थे, मजीनी थे, काउंट डी कैवर थे, समझ गए। आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। शॉर्ट नोट्स देखना है। रेन ऑफ टेरर क्या था, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप क्या था, लिबरलिज्म क्या है, चार्टिज्म क्या है। रेन ऑफ टेरर तो मैं आपको स्टोरी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रांस में ही एक रूलर हुआ 1793 में, रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, समझ गए। तो इसके टाइम पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट रन कर रही थी, ठीक है। लेकिन 1793 में तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर मतलब तख्त पर बैठा, सत्ता में आया और राजा की गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसने करीब करीब पूरे फ्रांस में इस तरह का माहौल, भय का वातावरण बना दिया था कि जो भी उसके खिलाफ बोलता उसको सीधे गुलाटीन कर देता। गुलाटीन एक मशीन का नाम है, जिससे क्या करते थे कि वो आपने देखा होगा किसी मूवीज़ में लिटाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से एक तलवार टाइप का गिरता है और जिससे गर्दन कट के अलग हो जाते हैं, धड़ अलग सर अलग। तो वो वाली मशीन उसी टाइम बनी थी फ्रांस में, गुलाटीन उसका नाम था। और जो भी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के खिलाफ जाके बोलता था उसको सीधे वो उसी मशीन में ले जाके उसका सर धड़ से अलग करवा देता था। 16,000 लोग करीब करीब मारे गए थे उस टाइम पे, एग्जीक्यूट हुए थे उसके रेन में, उसके राज्य में, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के। तो इसलिए वो जो 1 साल का जो दौर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का, उसी को कहते हैं रेन ऑफ टेरर, समझ गए। ये स्टोरी है, स्टोरी ही ध्यान में रखनी है बॉस। क्या था रेन ऑफ टेरर, 1793 से 1794 तक मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का दौर था। उस दौर में उसके खिलाफ जो भी जाता था उसको वो सीधे गुलाटीन करवा देता था। गुलाटीन याद रखना है, गुलाटीन से वो मशीन था जिससे सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, समझ गया, सीधा एक बार में। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप 1815 से 1850। 1815 वियना कन्वेंशन, ध्यान में आ रहा होगा, उसको वापस से माइंड में लाइए। वियना कन्वेंशन, सिस्टम ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स एम्ड एट मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। मतलब नेपोलियन को 1815 में इन्होंने ठिकाने लगा दिया था सबने मिलकर। तो 1815 से 1850 के बीच में जो राजाओं के बीच में आपस में जो संधि हो रही थी, जिससे कि पूरे यूरोप में शांति और स्थिरता का माहौल बनाया जा सके, उसी को कहते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। यही कॉन्टेक्स्ट है। मेजर पावर कौन कौन सी थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और फ्रांस भी बाद में जुड़ गया था नेपोलियन के बाद, क्योंकि फ्रांस में वापस से राजशाही को इस्टेब्लिश कर दिया गया था इनके द्वारा। तो राजा को वापस से इस्टेब्लिश कर देने के बाद वो फिर से राजाओं वाले ग्रुप में आ गया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और फ्रांस, सारे के सारे राजशाही थे। आगे बढ़ते हैं, लिबरलिज्म को देखते हैं। लिबरलिज्म तो आप लोग जानते ही होंगे, लिबरल मतलब फ्रीडम। लिबरलिज्म बेसिकली क्या कहता है, किस चीज़ पे बात करता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के पे बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के मुद्दे पे बात करता है और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे बात करता है। मतलब कि जो सरकार की जो ताकत है उसको सीमित कर दिया जाए। पहले जो राजाओं के पास जो असीमित ताकतें होती थी जिसके कारण उनका जो मर्जी वो करते थे, उसको ख़त्म करके और सरकारों की ताकतों को सीमित कर दिया जाए, समझ गए। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी की फीचर्स क्या हैं, सिविल राइट्स, फ्री मार्केट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पढ़ सकते हैं यहाँ से। एब्सोल्यूट मोनार्की को अपोज किया और अरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी क्लास को भी अपोज किया लिबरलिज्म का आइडिया ने। लिबरलिज्म के बड़े थिंकर्स थे एडम स्मिथ, जॉन बेंथम,
इन सब का नाम आपको पेपर में डाल देना है अगर लिबरलिज्म के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो, समझ गए। तीसरा है चार्टिज्म, चौथा है चार्टिज्म। चार्टिज्म क्या है इसको देख लीजिए। अ वर्किंग क्लास मूवमेंट इन ब्रिटेन डिमांडिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थ्रू द पीपल्स चार्टर, समझ गए। 1838 से 1850 के बीच में ब्रिटेन में लोगों के अधिकार के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, उसी को कहते हैं चार्टिज्म मूवमेंट, और पीपल्स चार्टर के नाम से मूवमेंट जो चलाया गया पूरे ब्रिटेन में, समझ गए। उसके फीचर्स क्या थे, मतलब सभी व्यक्तियों को, ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के तमाम नागरिक हैं सबको वोट का अधिकार दिया जाए। सबको वोट का अधिकार नहीं था, समझ गए। तो उस वोट के अधिकार के लिए जो पूरे ब्रिटेन में जो मूवमेंट चला उसी को कहते हैं चार्टिज्म मूवमेंट। वोट के अधिकार के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उसके अलावा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। लेकिन मूवमेंट ये भी अनसक्सेसफुल था शॉर्ट टर्म में, लेकिन वो जो फ्यूचर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए इसने ग्राउंड तैयार करा। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस थे जो अभी रेगुलर वालों के पेपर में आए हुए थे। हो सकता है इसमें से हमारे लिए हंसोल वालों के पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएँ, ठीक है। तो आपको इसको ठीक से पढ़ लेना है और स्टोरीज़ को ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको स्टोरीज सुनाई है पेपर में बहुत काम आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।